All right, so going ahead with more questions of NEET exam, previously asked in NEET exam, question number 4. Two non-mixing liquids of density rho and n rho. तो हमारे पास पहला लिक्विड है जिसका डेंसिटी है रो और दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी है n रो वेयर n इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब सिंपल वो बताना चाह रहे हैं आपको कि डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ऐसा बताने की कोशिश है. They are put in a container or in non-mixing liquids. They don't mix with each other. They are put in a container. The height of each liquid is h. तो जो कंटेनर है हमारे पास, इसमें दो लिक्विड्स है और दोनों लिक्विड्स का हाइट जो है वो h है. तो मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम this is liquid 1, then you have another liquid liquid 2. इन दोनों का हाइट सेम हाइट up to h. Okay, a solid cylinder of length L and density D is put in this container. So you have a solid cylinder of length L, density D, जिसको हमने इस लिक्विड में पुट कर दिया. So we put a solid cylinder over here. तो ये solid cylinder है जिसका density D है और length L है. So this is length L of this cylinder. Okay, the cylinder floats with its axis vertical and length rho PL where P is less than 1 in the denser liquid. Very good. This is some question. तो ऐसा है, ये जो सिलेंडर है, it will float with its axis vertical. So it is floating with its axis vertical like this. ऐसा, और इसमें PL जो लेंथ है वो जो डेंसर लिक्विड है उसके अंदर है. So you understand what they are trying to say. So this length in the denser liquid, of course आपको बेसिक पता होना चाहिए. जो लिक्विड डेंसर होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो लाइटर होता है वो ऊपर फ्लोट होता है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो डेंसर लिक्विड में जो लेंथ है L2 मान लेते हैं. दिस इज PL. तो ऊपर का जो लेंथ है, बचा हुआ लेंथ जो है L1 है, ऐसा मान लेते हैं. यू हैव टू अज्यूम दिस, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो कि L1 plus L2 equal to L, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L. तो L1 equal to L minus L2. तो L1 equal to L minus PL मतलब L into 1 minus P is L1. So this is like this. तो आपको ये मिल जाएगा L1 equal to L into 1 minus P. तो ये कैसे आया ये पता होना चाहिए आपको. तो पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. डेंसिटी D इज इक्वल टू, जो सिलेंडर है उसका जो डेंसिटी D है वो पूछ रहा है. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इमेजिन कर लो. वर्टिकल एक्सिस बोला है यहाँ पे, आपको बोला है द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब यू सी इट इज फ्लोटिंग लाइक दिस. एक्सिस वर्टिकल बोला होता तो वो 90 डिग्री से रोटेट करना पड़ता आपको. तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, आपको डेंसिटी D पूछा है. अगर आपको याद है, यू हैव वेंट थ्रू लॉ ऑफ फ्लोटेशन. वेट ऑफ बॉडी which is floating of course is equal to upthrust on the body. अब upthrust on the body will be because of two liquids, क्योंकि इस सिलेंडर का एक पार्ट डेंसर मीडियम में है, एक पार्ट डेंसर लिक्विड में है, एक पार्ट रेयर लिक्विड में है. तो दोनों लिक्विड में थोड़ा थोड़ा पोर्शन होने की वजह से अपथ्रस्ट ये दोनों लिक्विड एक्सर्ट करेंगे.
So upthrust on the body, मतलब on the cylinder by the two liquids. By the two liquids. This is really important. So weight of body is upthrust. Okay. So you know what is weight of body? Weight of body is m into g. ये पता होना चाहिए. Upthrust. Upthrust आप कैसे निकालते हो? आपको पता है. Weight of liquid displaced. ऐसे निकालते हो. Upthrust is weight of liquid displaced. तो weight of first liquid displaced, weight of rho 1 first liquid into g. आपको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख लो. Weight of the first liquid displaced, weight of liquid displaced पहला liquid plus weight of liquid displaced second liquid. क्योंकि दोनों liquid में थोड़ा थोड़ा पोर्शन होने की वजह से दोनों liquids का थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा. तो दिस इज मास ऑफ द बॉडी. बेसिकली मास ऑफ द बॉडी mg. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड of first liquid into g plus mass of liquid displaced of the second liquid into g. g कैंसिल आउट कर दो. तो मास, ये बॉडी का मास है. आप चाहो तो mb लिख सकते हो, डजंट मैटर. मास ऑफ बॉडी. ओके. तो ये आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड नंबर 1 प्लस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड नंबर 2. ओके. व्हाट इज मास ऑफ बॉडी? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. Volume of body, density of body, volume of liquid 1 which is displaced, into density of liquid 1 plus same here, volume of liquid displaced of second liquid into density of second liquid. मैं थोड़े से स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ. We could have done it in a shortcut way, but ultimately you have to understand. अगर आपको steps पता होंगे तो it will be easier for you to solve such questions in future. So I am putting down each step. You may skip some steps if you want. Okay. So what is volume, by the way? Area into height. क्योंकि cylinder है तो area of cross section multiplied by height. तो area of cross section of cylinder A मान लेता हूँ. Height तो cylinder का L दिया ही हुआ है, right? ओके. ये तो पता ही है. डेंसिटी कितना है? d बोला हुआ है बॉडी का, सिलेंडर का. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, पहले लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा पहले लिक्विड का? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, राइट, इनटू L1, क्योंकि L1 इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड 1 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इज rho 1 प्लस A L2 rho 2. ये आ गया आपके पास. अब a भी कॉमन एंड कैंसिल आउट, तो आपको मिल जाएगा LD इक्वल टू L1 rho 1 प्लस L2 rho 2. Then you will have LD equal to L1, but if you remember L1 हमारे पास क्या आया? L into 1 minus P, L into 1 minus P into rho 1 plus L2 ये PL था, PL rho 2. इसमें अब L भी जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डेंसिटी D is 1 minus P rho 1 plus P times of rho 2. ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? देखो रो कॉमन निकाल सकता. अभी rho 2 इक्वल टू आपको n रो दिया है. इफ यू सी इन द क्वेश्चन, है ना, rho 1 is rho 2 is n रो. तो ऐसे लिख सकते हो 1 minus P rho 1 is rho, P times of n रो. तो ये रो कॉमन निकाल लोगे तो 1 minus P plus NP into रो. इसका मतलब 1 minus P अगर कॉमन निकाल रहे हो आप तो यहाँ पे 1 minus n ऐसा आएगा into रो. तो 1 minus P into 1 minus n वो ब्रैकेट के बाहर रो. ऐसा कहाँ पे है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है. दिस इज ऑप्शन नंबर डी, राइट. सिर्फ मैंने उल्टे तरीके से लिखा है. तो व्हाट दे हैव डन इज 1 प्लस NP माइनस P इंटू रो. तो 1 प्लस P इंटू n माइनस 1 इंटू रो आ गया ऐसा.
ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन 2016 नीट एग्जाम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच कॉन्सेप्ट यू आर सपोज्ड टू अप्लाई हियर। एक कंटेनर है, दो लिक्विड है, एक का डेंसिटी ज्यादा है, एक का कम है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे स्टेबल हो जाएगा, जिसका कम है वो ऊपर फ्लोट होगा। इसमें हमने एक सिलेंडर डाल दिया जिसका डेंसिटी डी है, लेंथ सिलेंडर का एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इट इज फ्लोटिंग विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। और वो जो सिलेंडर है उसका जो छोटा सा पार्ट है वो लोअर लिक्विड में है जिसका लेंथ पी एल है वहां पे। ओके, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो ऊपर है। तो L1 which is L into 1 minus P is in the liquid number 1. So you should know that आपको यहाँ पे law of flotation अप्लाई करना है। weight of the body is upthrust on the body by the two liquids, क्योंकि वो जो बॉडी है वो उसका एक पार्ट लिक्विड 1 में है, दूसरा पार्ट लिक्विड 2 में है। दोनों के दोनों लिक्विड्स अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेंगे। अपथ्रस्ट कैसे निकालते हो? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Upthrust on the body is weight of the liquid displaced, तो weight of the liquid displaced 1 plus 2। फिर तो it is just simple thing, आपको weight is mg बस करते जाना है, पैरामीटर्स सब्स्टिट्यूट करते जाने हैं, done। So you should know mass is volume into density, volume into density, volume into density, that's it। फिर volume of cylinder is area of cross section multiplied by length। okay, तो area of cross section into length। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप पूरी बॉडी का निकाल रहे हो, ऑन द राइट हैंड साइड पहले लिक्विड में कितना लेंथ है L1, दूसरे में कितना लेंथ है L2, और L1 L2 हमको सब पता है। सब्स्टिट्यूट करो, सिंपलीफाई करो, यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था, सो इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज रेडियस r। आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसमें ऑफ स्प्रे पंप। स्प्रे पंप पता होगा आपको, स्प्रे पंप आप अभी नॉर्मली नाउअडेज ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस यू यूज दिस स्प्रे पंप। आप यूज करते हो ना, बहुत जगह पे स्प्रे पंप होता है। उसका जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसका रेडियस r है, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन होल्स, ईच ऑफ रेडियस r। वेरी गुड। तो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली आपके पास एक स्प्रे पंप है, आपने देखा होगा, ओके राइट, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन होल्स। तो इसका जो एक एंड है इसमें n फाइन होल्स है, so you have holes over here, all right। So I'm not able to show holes, so it doesn't matter really। So this is one end of the tube with n fine holes, each of radius small r। इसका रेडियस कैपिटल R है और हर एक फाइन होल का रेडियस स्मॉल r है। तो ये हो गया वन एंड ऑफ ट्यूब, वन एंड ऑफ ट्यूब। दिस इज रेडियस कैपिटल R, इट हैज स्मॉल होल्स और हर एक का रेडियस स्मॉल r है। इट हैज n नंबर ऑफ होल्स, so it has n number of small holes with radius small r। if the speed of the liquid in the tube, मतलब ये जो ट्यूब है इसमें जहां से लिक्विड आ रहा होगा, जहां से भी लिक्विड आ रहा होगा उसका स्पीड v है। ओके, the speed of ejection of the liquid through holes is। very good question। तो क्वेश्चन ऐसा है, you see, तो स्प्रे पंप आपने देखे होंगे, स्प्रे पंप में कहीं से तो लिक्विड आएगा ना, तो लिक्विड इज कमिंग इनटू दिस स्प्रे पंप फ्रॉम समवेयर। सो लेट्स से स्पीड ऑफ लिक्विड हियर इज v। अब इस स्प्रे पंप से हर एक होल में से लिक्विड बाहर निकलेगा, तो यहां से भी लिक्विड बाहर निकलेगा। ओके, तो लेट्स से दिस इज v1, और जब इन होल्स में से लिक्विड बाहर निकलेगा तो स्पीड इज v2। लेट अस से स्पीड इज v2। तो व्हाट इज द स्पीड v2, ऐसा पूछा है आपको। ओके, तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करना होता है। सो यू हैव टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑलवेज। सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ
continuity. You know, AV equal to constant product of area into velocity is constant. तो A1 V1 equal to A2 V2, ये पता होना चाहिए. अब क्योंकि इस ट्यूब का रेडियस कैपिटल R था, बोला है, राइट, और मैंने यहाँ दिखाया भी है, this is also capital R by the way. It's not required for me to show only here, I can show there also. तो ये कैपिटल R रेडियस है ट्यूब का. तो एरिया ट्यूब का पाई कैपिटल R स्क्वायर हो गया V1, राइट. अब ये जो स्मॉल होल्स है, n नंबर होल्स है, हर एक का एरिया होगा पाई R स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होल्स है, और n होल्स है into V2. This is what you have. Okay, so simple सा case, pi cancel. Okay, so you will have V2 is equal to V1 R square upon n times of small r square. Okay, V1 को V बोला है इन्होंने, तो V R square upon n R square, option number A. Simple सा question, just apply equation of continuity. 2015 NEET exam का question था ये. So you see how easy is the question. सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है. ये चीज याद रखना कि जब भी आपको स्पीड के बारे में कुछ पूछा है, ओके, और ऐसा बोला होगा जैसे ये है कि एक ट्यूब है, ट्यूब में से लिक्विड जा रहा है, उस ट्यूब के एक एंड पे n होल्स है, होल्स में से जो वाटर निकलेगा उसका स्पीड कितना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करो. ऐसा है, हमारे पास एक ट्यूब है, सिंगल ट्यूब है, okay, area of cross section at point 1 is A1, velocity is V1, area of cross section at point 2 is A2, velocity is V2. What is the speed of liquid coming out from point number 2? Yeah, what is the speed of liquid at point number 1? Equation of continuity. The moment you have some information about radius, क्योंकि area मतलब radius, area is pi r square, तो आपको अगर इंफॉर्मेशन एरिया और स्पीड का है तो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू नो कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ अ हाउस. द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be. देखो ऐसा है, let's say, और of course यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, जब प्रेशर की बात आ गई, विंड की स्पीड की बात आ गई, स्पीड एंड प्रेशर की बात आ गई, तो बर्नौलीज इक्वेशन, जैसे एरिया या फिर रेडियस ऑफ द ट्यूब और स्पीड की बात आई तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. जैसे ही प्रेशर और वेलोसिटी या फिर हाइट ऐसा ये वर्ड आया, प्रेशर आपको याद होगा बर्नौलीज इक्वेशन में प्रेशर टर्म प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, इन तीनों को कनेक्ट करने वाला इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन. यहाँ पे प्रेशर और स्पीड, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर और स्पीड का रिलेशन मतलब बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. So you have to understand this. So you have a house. This is a house. Now the wind is blowing above this house. Something like this. So ये wind ऐसा blow हो रहा है. Okay, right. Pressure inside the house is atmospheric pressure P0. Let us say ये प्रेशर इनसाइड P0 है और आउटसाइड प्रेशर लेट अस से इज P. आपको पता है कि कभी भी याद रखना, प्रेशर इनसाइड इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स और ये जो ऊपर का प्रेशर है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. इफ यू रिमेंबर आई गेव यू वन स्मॉल असाइनमेंट टू रीड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, ब्लोइंग ऑफ अ रूफ ऑफ अ हाउस. 3-4 लाइंस थे जो थियरी में मैंने आपको एज अ असाइनमेंट दिया था पढ़ने के लिए.
तो यू मस्ट हैव रेड दैट, ओके। तो बाय द वे, जब विंड ऊपर से फ्लो हो रहा है तो प्रेशर का डायरेक्शन पता होना चाहिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर? इनसाइड प्रेशर SP0, क्योंकि बोला है हमने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आउटसाइड प्रेशर है बेसिकली डाउनवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, हमारा घर है, घर के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा? डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऐसे ही होता है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस। व्हाई डू यू फील प्रेशर? बिकॉज यू हैव कॉलम ऑफ एयर अबव यू, इसलिए डाउनवर्ड प्रेशर ये पता होना चाहिए, राइट? ओके, गुड। और घर के अंदर जो रूफ पे अंदर की तरफ से प्रेशर अपवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है घर के अंदर वो ऊपर की वॉल पे जाके कोलिजन्स करती है, मतलब फोर्स एक्सर्ट करती है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ओके। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। जब हम प्रेशर के इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था। इमेजिनरी सिलेंडर में हमने एक पॉइंट P लिया था, तो हमने बोला था कि इस P पॉइंट पे प्रेशर होगा कितना। तो आप बोल रहे थे कि ऊपर, ये इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर जितना लिक्विड है वो डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस सिलेंडर के नीचे के क्रॉस सेक्शन पे जितना वाटर है, नीचे जितना वाटर है, ये अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट, अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये ऑलरेडी हमारा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो अब how to solve this? Of course you have to apply Bernoulli's equation. मैं मान लेता हूँ point number 1 is inside and point number 2 is outside. So you know P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square, Bernoulli's equation. Correct? Clear? Good. Then P1, pressure P1 is P0 plus 0 half rho V1 square is 0. क्यों? क्योंकि अंदर वेलोसिटी ऑफ विंड नहीं है, अंदर गैस या फिर एयर इज एट रेस्ट, यू कैन सी। आउटसाइड प्रेशर को मैंने P बोला है हाफ रो V2 स्क्वायर, ओके। V2 वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं वैसे, बाय द वे वी कैन फाइंड आउट। दिया है क्या? दिया है, तो डजंट मैटर, इट इज गिवन टू अस। तो अब आप इसको लिख सकते हो P0 minus P equal to half rho V2 square, मतलब डेल्टा P, and it is very obvious क्योंकि P0 minus P लिखा है, मतलब इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, तो रिजल्टेंट प्रेशर P0 minus P अपवर्ड होगा। तो पहली बात तो डाउनवर्ड का क्वेश्चन खत्म, ऊपर ही होगा ना, क्योंकि P0 minus P आया ना, मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ऐसे ही आया। तो इसलिए अपवर्ड प्रेशर होगा रिजल्टेंट। देखो P0 अपवर्ड है और P डाउनवर्ड है, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है P0 माइनस P आ रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। P0 माइनस P इज डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ P0, मतलब अपवर्ड्स। तो ये पता होना चाहिए कि अपवर्ड प्रेशर आएगा। सो यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस स्मॉल फैक्ट्स, ओके। अपवर्ड प्रेशर आएगा, रिजल्टेंट इज अपवर्ड, इट इज जस्ट half rho V square. Half rho density of air 1.2, V is 40 meter per second, 1600, क्योंकि 40 का स्क्वायर है 1600, 1 जा 0.6 जा, तो ये आपको मिल जाएगा बेसिकली। द आइडिया इज 1600 into 0.6, मतलब 160 into 6, 160 into 6 ऐसा आ जाएगा ये आपका, ओके। Now somewhere you need to be little careful, क्योंकि आंसर्स में many times you may not be getting correct answer because you have missed something. देखो ऐसा है, ये डेल्टा P है, this is delta P, that is pressure। पूछते वक्त क्या पूछा है? पूछते वक्त फोर्स पूछा है। पूछा है क्या? the force exerted by the wind on the roof। तो ये ध्यान देना कि ये न्यूटन भी बोला है, तो फोर्स पूछा है। सो मेनी टाइम्स यू मे मेस अप बिकॉज यू विल राइट डाउन जस्ट प्रेशर। हमको क्या चाहिए? हमको फोर्स चाहिए। व्हाट इज फोर्स बाय द वे, या फिर आपको पता होगा बाय डेफिनेशन, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो अपवर्ड फोर्स F
is pressure into area. Pressure is 160 into 6 into area is 250 मीटर स्क्वायर गिवन है. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा. देखो 6 into 25 is 150, तो ये आपको मिल गया बेसिकली 150, 1500 into 160, तो ये आपको मिल गया 15 into 16 into 10 power 3. 15 into 16, 15 into 15 तो पता ही है 225. 15 into 16, 15 into 15 कितना 225 है ना. उसमें और 15 ऐड करो तो 16 का हो जाएगा 240. तो यू हैव दिस एज 240 into 10 power 3 न्यूटन, मतलब 2.4 into 10 power 5 न्यूटन अपवर्ड. ऑप्शन नंबर बी. मैं क्वेश्चन और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल. सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू हियर इज, आपके पास एक इक्वेशन है. ओके, you have an equation here, Bernoulli's equation. You have to apply Bernoulli's equation. Why? क्योंकि आपको बोला है wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. Area of cross section, area of the roof is 250. Assuming the pressure inside is atmospheric pressure, घर के अंदर pressure atmospheric pressure है P0, right? और जो outside pressure है वो air pressure है P, right? So apply Bernoulli's equation at these 2 points, inside and outside. You get delta P, difference in pressure inside and outside the house, 160 into 6 Pascal. Force, resultant pressure is upward, the resultant force is upward. So force is pressure difference into area. That's it. This is how you can solve. Done. Next question, question number 7. A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains terminal velocity is proportional to. Very good. So, if you remember, आपके पास जब एक लिक्विड में से एक मेटालिक बॉल फॉल होता है, तो इस मेटालिक बॉल पे यू हैव 3 डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग. एक होता है mg, एक होता है अपथ्रस्ट, एक होता है विस्कस फोर्स Fv, राइट. एंड जब ये डाउनवर्ड फोर्स mg और अपवर्ड फोर्सेस अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, तो the sphere attains constant velocity which is called as terminal velocity, right? अब आपको पूछा है कि जब ये बॉल फॉल होगा तो इस पे विस्कस फोर्स एक्ट होगा. विस्कस फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स which generates heat. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट कितना होगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो रेट ऑफ heat production. Rate of heat production, ये बहुत important है. Rate of heat मतलब dq by dt. Q is heat by time. This is rate. What is rate of velocity? Acceleration dv by dt. What is rate of displacement? dx by dt मतलब velocity. वैसे rate of heat, heat upon time, energy upon time. What is energy upon time? Power. इसको आप power बोलते हो. Rate of heat production is nothing but power, because that is nothing but dq by dt. What is power by definition? Force into velocity. अगर नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए. Power is work done per unit time. Work done is force into displacement by time. Displacement by time is velocity, so force into velocity. तो power is force into velocity, ये पता होना चाहिए. dq by dt is power, power is force, viscous force in this case, into terminal velocity, पता होना चाहिए, right? अगर आपको इतना पता है तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. Therefore dq by dt is viscous force is given by Newton's law of viscosity, if I'm not wrong.
न्यूटन लॉस ऑफ विस्कोसिटी था क्या क्या था, आई डोंट रिमेम्बर द लॉ नेम, पास्कल्स लॉ, आई डोंट रिमेम्बर एनीवेज, बट it was 6 pi eta RV. 6 pi eta RV था. I'm sorry because I tend to get confused between names. So that doesn't mean, it never means कि आपको exactly law का नाम याद होना चाहिए. Viscous force is 6 pi eta RV. That's it. Viscous force acting on Stokes law. Yes, it was Stokes law. Good. तो ये Stokes law है. Viscous force is given by Stokes law. Into terminal velocity अगर आपको याद होगा तो 2 by 9 r square g density minus density of ball rho minus density of liquid upon coefficient of viscosity. So anyways, I don't care for 6 pi eta, cancel. I don't care for any other thing. हमको क्या पता होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है. तो मैं इतना बड़ा इक्वेशन लिखने नहीं वाला हूं. मैं क्या करूंगा, I will say first, I will say viscous force is proportional to, आपको पता है 6 pi eta RV है ना, 6 pi eta RV, eta R और V को proportional है, right? Eta तो constant है, eta is constant because eta is equivalent of viscosity of fluid, constant, so proportional to RV, right? Also, therefore, you will have dq by dt. dq by dt is equal to viscous force into velocity. Viscous force is proportional to R into V और एक V है ना. तो dq by dt power is proportional to R into Vt square. But you know, what you know is terminal velocity is proportional to R square. Therefore, square of terminal velocity is proportional to R raised to 4. तो इसको आप equation number 1, 2, 3, 4. So from 3 and 4, rate of heat production dq by dt is proportional to R और Vt square is R raised to 4, मतलब proportional to R raised to 5 है क्या? Option number C. मैं एक बार क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है and it is really interesting question. ऐसा है, rate of heat production power dq by dt, but power is force into velocity. तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास. Viscous force by Stokes law is proportional to R into V, where V is terminal velocity of course. Okay, but then अगर हम Fv की जगह पे Rv डालते हैं तो dq by dt is proportional to Rv into V, मतलब Rv square, terminal velocity square. But terminal velocity itself is proportional to R square. So dq by dt, rate of heat production, is proportional to R into R raised to 4, so proportional to R raised to 5. This is how you can solve this particular question. So it is extremely simple question, right? ये आपको पता होना चाहिए. So this is something you should know. Next question. By sucking through a straw, a student can reduce the pressure of his lungs to 750 mm of Hg. Density of Hg, मतलब mercury, is 13.6 gram per centimeter cube. Using the straw, he can drink water from a glass up to maximum depth of. Okay, very good question. Okay, ऐसा है कि आपके पास एक straw है, and when you use the straw to suck a liquid, right, the lung pressure is reduced to 750 mm of Hg. Using the same straw, you can drink water from a glass up to a maximum depth. आपको ऐसा लगता है ना, नॉर्मली हम नारियल पानी पीते हैं, हमको लगता है कि हम पूरा का पूरा नारियल पानी खत्म कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रॉ. दैट इज ट्रू, क्योंकि उस पानी के ऊपर एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो ऑन सो फोर्थ. बट यहाँ पे यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन pressure difference between lungs and atmosphere. So pressure difference पर निकाल लो. Pressure difference between, मैं बताता हूँ डायग्राम से, but first follow the steps, between the lungs and the atmosphere.
how do you find out pressure difference between the lungs and the atmosphere? Yes, कैसे निकालोगे? Okay, 750 mm of Hg ऐसा उन्होंने बोला है. Well, by the way, you should know what is atmospheric pressure. आप मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज करते हो प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो वो एक ट्यूब होता है. मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ट्यूब होता है, इसमें मर्क्यूरी फिल्ड होता है. फिर एटमॉस्फेयर के लिए जब आप एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करते हो तो आप ये मर्क्यूरी बैरोमीटर में मार्किंग देखते हो मैक्सिमम हाइट कितना. तो दैट हैपेंस टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 760 mm हाइट होता है इसका. 760 mm हाइट होता है किसका? मर्क्यूरी का. किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ये पता होना चाहिए. अब लिखते वक्त आप इसको, इस प्रेशर को लिख सकते हो H rho G. H 760 mm सेंटीमीटर में, 76 मीटर में 0.76 इनटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आप लिख सकते हो. अभी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सब सीजीएस यूनिट चल रहा है मोर और लेस, तो आप लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी 13.6 इंटू G 980. तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके प्रेशर मिल सकता है आपको. या फिर एक तरीका और होता है प्रेशर लिखने का. सिर्फ बोल देना हाइट कितना है मर्क्यूरी का, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज ऑल्सो प्रेशर. या तो वैल्यू फाइंड करो बाय मल्टीप्लाइंग H rho G, या फिर बोल दो कि हाइट कितना है. बोथ वेज आर करेक्ट वेज ऑफ टेलिंग प्रेशर. तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस लंग प्रेशर. प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, माइनस लंग प्रेशर कितना? 750 mm, मतलब 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब 0.75 मीटर ऑफ Hg. मतलब प्रेशर डिफरेंस इज 10 mm ऑफ Hg, या फिर 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 10⁻² मीटर ऑफ Hg. तो प्रेशर लिखने का ये तरीका भी ठीक है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, पहले ये पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग यू शुड नो. अभी क्या बोला है? प्रेशर डिफरेंस निकाल दिया. यूजिंग द स्ट्रॉ ही कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ग्लास अप टू अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ. तो आपको हाइट ऑफ वाटर इन द ग्लास, डेंसिटी ऑफ वाटर G इक्वल टू height of Hg column into density of Hg column into G, ऐसा करना पड़ेगा. तो G कैंसिल हो जाएगा. आपको height of water column निकालना है. right? This is going to be equal to height of mercury, density of mercury upon density of water. Okay, right? What is height of mercury column? That is 1 centimeter of Hg. तो ये 1 centimeter आ गया. Density of mercury is 13.6 upon water is 1, तो 13.6 आ गया, 13.6 centimeter. Okay, right? Okay, तो मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ. थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, but that is not the case. You have a straw and you can suck any liquid, right, maintaining a pressure difference of 750 mm of Hg. So by sucking a straw, a student can reduce the pressure in his lungs to 750 mm of Hg. Using the straw, he can drink water from a glass up to a maximum depth of. पहले तो आप लंग प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस निकालो, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा तो ही फ्लूइड फ्लो होता है. दैट इज द आइडिया. मान लो अगर लंग का प्रेशर 760 आ जाता और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 760 आ जाता, तो यू कैनॉट सक, यू कैनॉट बेसिकली पुल आउट लिक्विड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि डिफरेंस इन प्रेशर नहीं होगा तो फ्लूइड फ्लो नहीं हो पाएगा.
तो पहला काम ये करो कि प्रेशर डिफरेंस कितना है वो देखो। 10 mm of Hg मतलब 1 centimeter of mercury. फिर you see atmospheric pressure, you have to equate pressures. वो जो लिक्विड वाटर आप सक कर रहे हो दैट इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस, राइट। तो इससे आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ वाटर कॉलम। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, सो विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन टुडे।